हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था गॉसेस लॉ का एक एप्लीकेशन, जिसके मदद से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण किसी पी पॉइंट पर कितनी होगी। अब अगर उस वायर को मैं 2 डायमेंशन में चलूं तो हम ले लेते हैं एक शीट। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि गॉसेस लॉ की हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक इनफाइनाइट लेंथ की अगर एक शीट है ना, इस बार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक शीट दे रखी है। ये 2 डायमेंशन का केस ले रहे हैं हम लोग। 1 डायमेंशन का लेंथ वाला वायर हम ऑलरेडी देख चुके थे। ओके, अब हम इसमें आ गए हैं 2 डायमेंशन वाले केस में। इसके अगले लेक्चर में हम लोग जब स्फीयर पढ़ेंगे या सिलेंडर पढ़ेंगे तो उस केस में हम 3 डायमेंशन वाला भी देख लेंगे। ओके, सो एक शीट सपोज हमको दी है और हमने इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लिया है। देखो बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव का खास फर्क नहीं पड़ता। जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर मेरे पास में पॉजिटिवली चार्ज शीट मिला है, मुझे प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पॉजिटिव में से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती है और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है। तो अगर मेरे पास में एक शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। इतना याद रहेगा आपको। तो दोनों में डिफरेंस इतना है। बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव लेकर के डेरिवेशन कर रहे हैं और इसमें हम देखते हैं कि, और उसको आगे जाकर के बहुत सारे केसेस भी हम पढ़ लेंगे। तो इसमें अभी हम देखना है कि अगर यहाँ एक पॉइंट P है, ठीक है, कोई पॉइंट P मान लीजिए, इसका पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर इस इनफाइनाइट शीट के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब बच्चों, इनफाइनाइट शीट का मतलब ये नहीं कि मैं, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बहुत लंबा, तो जिसका कोई एंड ना हो, है ना। तो ये शीट कहां से लाऊंगा। तो इनफाइनाइट हम लोग जो वर्ड लेते हैं वो एक रिलेटिव वर्ड है बच्चों, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इनफाइनाइट से मतलब है, वैसे ही जो इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब था कि जो लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर है, ये वायर की लेंथ जो पॉइंट P मैंने लिया है उसके मुकाबले जो डिस्टेंस है इस P की, इस वायर से, उसके मुकाबले ये लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है, तो रिलेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये 1 मीटर लिया और ये मेरा पॉइंट जो है 1 मिलीमीटर का है, तो 1 मिलीमीटर तो बहुत पास में हुआ इस 1 मीटर के। तो ये वायर इनफाइनाइट लेंथ वाला हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। इसको इस तरीके से एज्यूम करें कि ये एक सपोज बोर्ड है ना, ये एक बोर्ड है। अब ये बोर्ड के लिए अगर मैं एक डॉट लगा दूं तो इस डॉट के कॉरस्पॉन्डिंग ये बोर्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वाला, क्योंकि इसका अगर मैं इस डॉट का एरिया निकालूंगा तो वो एरिया तो बहुत छोटा है। तो मैं वही बात कंसीडर कर रहा हूं कि हमने जो पॉइंट P लिया है, ये जो पॉइंट P लिया है, ये इसके इतने पास में है कि इसको ये जो शीट दिखाई दे रही है ये बहुत बड़ी है। ऐसे एज्यूम करो कि अगर मैं इस बोर्ड के बहुत पास में आ जाऊं, तो इस बोर्ड के पास में आके अगर मैं इसको देखूंगा, बोर्ड को देखता हूं, तो मुझे क्या लगता है, बहुत बड़ा है। लेकिन दूर से जब देखूंगा तो ये बोर्ड क्या हो जाएगा, छोटा। बोर्ड छोटा हो जाएगा, बहुत दूर जाते जाऊंगा बिल्कुल छोटा हो जाएगा, तो बोर्ड कैसा दिखाएगा, एक पॉइंट साइज। तो ये जो बोर्ड वाला चार्ज उस समय एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। तो इनफाइनाइट हमेशा आता है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। हमने जो डिस्टेंस ली है, ये पॉइंट इससे जितनी दूरी पर है उसके मुकाबले ये शीट की जो लेंथ है, इसका ब्रेड्थ है, ये जो है ये इनफाइनाइट है। ये याद रहेगा आपको। ओके, चलिए, तो इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। सपोज करो ये जो पॉइंट P है ये इससे r डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पे, इस पॉइंट P को यहां ले लेते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। ये पॉइंट P इससे r डिस्टेंस के ऊपर है। ओके, दिस इज योर पॉइंट P एंड दिस इज एट r डिस्टेंस। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी थी वायर वाले केस के अंदर भी। तो मैंने आपको बताया था 5 स्टेप है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सिमेट्री क्या है। तो ये जो मेरे पास में शीट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है
वो बाहर की तरफ निकल रही है। बाहर की तरफ कैसे निकल रही है? तो इसको आप ऐसे एज्यूम करो, अगर ये मेरी एक शीट है ना, ये मेरा हाथ जो दिख रहा है आपको एक शीट है, तो इसकी जो फील्ड होती है वो इस तरीके से है, इस तरीके से फील्ड है। ये बात समझ आ रही है क्या? यानी बाहर की तरफ फील्ड निकल रही है, आपको दिख रहा है ऐसे फील्ड जा रही है, ऐसे ये जितने भी आपके पास में प्लस प्लस जो दिख रहे हैं यहां से फील्ड निकलती जा रही है बाहर। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हुई? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी। ये बात आपको समझ आ गई क्या? इसी तरफ पीछे की साइड में हमने ये मान लिया कि बहुत ये इनफाइनाइट जो हमने प्लेन शीट ली है, ये इसका मतलब है हम सिंगल लेयर की बात कर रहे हैं, मल्टीपल लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल लेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी एरिया की, इतनी थिन है कि एक 2 डायमेंशन वाले केस की बात कर रहा हूं। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जाएगी, तो इस तरफ से भी बाहर निकल रही है। ये बात समझ आ रही है सबको? तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से, मैंने जैसा बताया आपको, ये शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बाहर निकल रही है। ऑलराइट, समझ आ गया? ओके, तो फर्स्ट हमको ये बात समझ आ गई कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड निकलती है। तो इसके लिए, इस सिमेट्री के लिए सेकेंड स्टेप आता है मेरा कि मुझे गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है। तो गॉसियन सरफेस क्या होगा हाइपोथेटिकली? तो हम लोग एक ऐसी सरफेस लेंगे जो या तो इसके परपेंडिकुलर रहे और या इसके पैरेलल रहे। ये बात समझ आया क्या? तो 2 केसेस हम ले सकते हैं, या तो मैं एक क्यूबॉइड ले सकता हूं, इस पे एक क्यूबॉइड ले सकता हूं और मैं इसको ऐसे रख दूंगा ना, क्यूबॉइड को मैं ऐसे रख सकता हूं, ठीक है? ये मेरे पास में ये है शीट, इस तरीके से शीट है, या तो मैं ऐसे रख सकता हूं। दूसरा केस होता है कि मैं इस पे, क्योंकि इस केस में भी क्या होगा, इस वाली साइड के तो परपेंडिकुलर हो गया और बाकी वाली साइड के पैरेलल हो गया, इस वाली साइड के परपेंडिकुलर हो गई फील्ड। इसी तरीके से मैं इसमें एक सिलेंडर भी ले सकता हूं। तो सिलेंडर अगर जब मैं लेता हूं तो एक इस तरीके से आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। ये आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, यहां से ठीक है? ओके, तो ये मेरी गॉसियन सरफेस हो गई। या तो आप ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, दोनों आइदर और है, दोनों से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि मुझे फाइनली एक ऐसी फील्ड चाहिए जो फील्ड परपेंडिकुलर हो और या फिर उसके पैरेलल हो। तो इस वाले, अब इस वाले साइड पे आप देखिए, ये जो सरफेस है या ये जो सरफेस है, इसके तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ आ रहा है क्या? दूसरा, ये जो दूसरी वाली साइड्स है ना, ये बॉटम वाली भी इस तरीके से, बॉटम वाली भी आएगी, तो इस साइड के क्या होगा, इन वाली साइड्स के क्या होगा, इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, आपको अच्छे से थोड़ा सा एज्यूम करना होगा। ओके, तो ये बॉटम वाली साइड ले हो तो इसके क्या होगा, ये टच करके निकल रही है, यहां से भी टच करके निकल रही है, तो इनके तो पैरेलल होगी, सरफेस के पैरेलल, और ये वाली सरफेस के परपेंडिकुलर, इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो मेरी सरफेस है इसके तो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कर्व्ड सरफेस है ये मैंने लिया था, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके आप पैरेलल चल रहा है, इस कर्व्ड सरफेस के पैरेलल चल रहा है। ये बात क्लियर हुई? जैसे इन साइड्स के पैरेलल चल रहा था, इसी तरीके से ये वाली जो साइड आ रही है इसके भी पैरेलल जा रहा है। ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो यहां ये कर्व्ड सरफेस के पैरेलल पूरा, तो आप या तो सिलेंडर लीजिए या ये लीजिए, दोनों ओके हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए और या फिर उसके पैरेलल होना चाहिए, ये बात याद रखनी है आपको। तो अगर मैं स्फीयर ले रहा होता तो स्फीयर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे
जब ये टर्न खा रही होती तो उस जगह पे परपेंडिकुलर नहीं होती या पैरेलल नहीं होती, तो मुझे परपेंडिकुलर पैरेलल फील्ड्स नहीं मिल रही होती। ये बात आपको याद रखनी है। तो गॉसियन सरफेस कैसी ली है मैंने? गॉसियन सरफेस या तो आप सिलेंडर ले लीजिए या एक क्यूबॉइड ले लीजिए। सिलेंडर का एग्जांपल लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जैसा मैंने पहले बताया था, इसका जो चार्ज है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि शीट जो है इनफाइनाइट जा रही है। तो इसके लिए हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज में लेते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल था? सिग्मा जो है इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ये याद रहेगा हमेशा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो लेट अस एज्यूम कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। अब इसको 3 लेयर में डिवाइड कर लीजिए जैसा कि हमने वहां किया था। ये मेरा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट कर्व्ड पार्ट, और ये मेरा थर्ड पार्ट। ऑलराइट, इसकी मैं बात करूं तो यहां पर परपेंडिकुलर होगा ds एरिया वेक्टर, और उसी के ये इस एरिया के परपेंडिकुलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हुआ? पैरेलल। तो इस जगह पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0 डिग्री। कर्व्ड पार्ट की मैं बात करूं, कर्व्ड पार्ट की, तो यहां पर एरिया एलिमेंट इस तरीके से होगा, तो ये मेरा ds हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहां 90 डिग्री हो गया। इस जगह अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या है? ये है मेरा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वो भी इसी तरफ है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ऑलराइट, तो अब हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite plane sheet when sigma is greater than 0 is radially outward, isn't it? radially outward है। अगर सिग्मा लेस देन 0 होता है then it is radially inward। इतना ही फर्क है, रेडियली इनवर्ड। ओके, तो गॉसियन, ये सिमेट्री कैसी हुई? इस तरीके से सिमेट्री आ रही है, तो सिमेट्री के हिसाब से मुझे जो गॉसियन सरफेस, तो सेकंड है सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस। सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस, तो कैसी गॉसियन सरफेस ली है? या तो आप क्यूबॉइड ले लेना, ठीक है, या फिर आप क्या क्यूब भी ले सकते हो, यानी पैरेलल पाइप आप ले सकते हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, या फिर आप ले सकते हो सिलेंडर। तो हमने क्या लिया है? सिलेंडर लिया। तो सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस, वी अज्यूम अ सिलेंडर एज गॉसियन सरफेस एट which passes through the point P। इस पॉइंट P से पास होना चाहिए, तो ये पॉइंट P यहां दिखा रखा है मैंने, ये यहां होना चाहिए, इस पॉइंट P से पास हो रहा है। ऑलराइट, okay, so which passes through point P। समझ आ रहा है क्या? इस पॉइंट P के ऊपर से पास होना चाहिए, क्योंकि इसी पॉइंट P पर मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये कितना डिस्टेंस है ये मुझे मालूम पड़ेगा, ये याद रखना है। ओके, सो एट पॉइंट P सिलेंडर आपने एज्यूम कर लिया, चलिए ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना होगा? तो देखो, ये फर्स्ट पार्ट, तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पार्ट, कर्व्ड पार्ट फ्लक्स थ्रू सेकेंड पार्ट, फ्लक्स थ्रू थर्ड पार्ट, मालूम पड़ जाएगा। सो टोटल फ्लक्स फाई ई है, ये कितना हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पार्ट, फ्लक्स थ्रू सेकेंड पार्ट, फ्लक्स थ्रू थर्ड पार्ट। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, कितना होगा? ईडीएस फर्स्ट पार्ट को हम देखें तो थीटा कितना था? 0 डिग्री, तो ईडीएस कॉस 0 प्लस
ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इंटीग्रेशन कर लो, EDS। सेकेंड पार्ट कौन सा, ये कितना है 90 डिग्री, तो EDS cos 90 डिग्री। थर्ड पार्ट में आप वापस देख रहे हो DS और इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा कितना है 0, तो EDS cos 0। चलो तो इधर देखो, यहां हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ये दिख रहा है ना आपको। इस तरीके से हर एक पॉइंट पे, यहां अगर मैंने ऐसे परपेंडिकुलर लगाया तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। सो E को मैं बाहर ले सकता हूं, तो ये आ गया E और इंटीग्रेशन ऑफ DS फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला cos 90 है, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, isn't it? क्योंकि cos 90 होता है 0। सो प्लस इस पे आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्ट, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सेम है हर एक पॉइंट पर इस एरिया के, तो फिर यहां क्या आ जाएगा DS। यहां तक क्लियर है। अब लेट अस से कि ये जो है एरिया, ये जो एरिया आ रहा है ना बच्चों, ये वाला जो एरिया आ रहा है फ्लैट एंड पे, इनका एरिया सपोज A है, कितना है A, तो एरिया इसका लेट अस एज्यूम एज A, तो इसका भी क्या होगा, एरिया A होगा। सो EDS, तो हर इसका एरिया पूरा निकालना है ना, छोटे छोटे पास कर रहा हूं, DS 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 सब जगह अगर ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया सर्कल का एरिया कितना है A, तो EA प्लस EA कितना आ गया, टोटल आ गया मेरे पास में 2 टाइम्स ऑफ EA। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, फ्लक्स मालूम पड़ गया। अब फोर्थ स्टेप क्या थी, हमको फाइंड आउट करना है कि इस सिलेंडर में चार्ज कितना होगा। सिलेंडर नहीं दिख रहा है तो बता देता हूं, ये सिलेंडर में चार्ज कितना है, तो ये सिलेंडर यहां से निकल के जा रहा है अंदर, याद रखना। ओके, तो इधर देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कितना होगा, बताओ इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना होगा, कैसे करोगे फाइंड आउट। इस सिलेंडर में चार्ज फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे, तो आप ये देखोगे कि चार्ज है कहां, चार्ज शीट पर है। चार्ज इस सिलेंडर में पूरी जगह पे है क्या, नहीं है। किस पे है चार्ज तो शीट पे है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो कौन से एरिया में सिलेंडर कहां से पास हो रहा है, इसमें से पास हो रहा है यार, ये बात समझ आई क्या, इस शीट पे है चार्ज। तो इस शीट में भी इस सिलेंडर के अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसके आर पार हो रहा था, इस तरीके से था, तो मैं ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इतना सा पार्ट चाहिए मुझे, इतना सा पार्ट, तो इसका भी एरिया क्या होगा A, तो इस A एरिया में कितना चार्ज है ये पता करना है, तो बहुत आसान है। देखो थर्ड पार्ट क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है चार्ज। सो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर, तो मैं इसको बोल देता हूं Q इनसाइड, कितना होगा Q इनसाइड कितना होगा, तो इधर देखो चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इंटू A, ये है एरिया, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो सिग्मा है आ गया, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। फोर्थ क्या था, गॉसेस लॉ अप्लाई कर दो, तो गॉसेस लॉ क्या है, अप्लाइंग गॉसेस लॉ, है ना सिंपल। तो गॉसेस लॉ अप्लाई किया तो क्या आया कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो Q इनसाइड लिख रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि मुझे बाहर वाले चार्ज से मतलब नहीं है, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है वही है, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड की जगह पे क्या रख दूं, सिग्मा है, ये कितना आया था 2 टाइम्स ऑफ EA, अभी पीछे निकाला था रिजल्ट, तो इन दोनों को बैलेंस कर दिया, तो ये A से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है क्या, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास में आ जाता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, कब होगी आउटवर्ड, जब मेरे पास में सिग्मा क्या हो, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव चार्जेस, और इनवर्ड जब सिग्मा कितना हो,
लेस देन 0। ये बात याद रहेगी, सिग्मा या तो ग्रेटर देन 0 या सिग्मा क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो इनवर्ट हो जाएगी। डायरेक्शन आ गया, मैग्नीट्यूड आपको मालूम पड़ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर एक काम की बात जो हमें समझ आती है कि ये जो r डिस्टेंस लिया था इस पॉइंट का, यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट आया था जिसकी डिस्टेंस हमने r ली थी, ये r तो कहीं पर भी नहीं आ रही। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड r पे डिपेंड नहीं करती, कितना दूर है उस पर डिपेंड नहीं करी। कब तक नहीं कर रही, जब तक ये शीट जो है इनफाइनाइट होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट P। इस पॉइंट P को दूर 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 इतना दूर ले जाओ कि शीट ही छोटी लगने लग जाए और शीट एक पॉइंट की तरह एक्ट करेगी, तब तो लगेगा r पे डिपेंड करेगी। कब तक r पे डिपेंड नहीं करेगी, जब तक ये जो पॉइंट P, ये मैं दूर आते जा रहा हूं, जब तक ये पॉइंट P के लिए ये जो शीट है इंफिनिटी लगे तब तक डिपेंड नहीं कर रही डिस्टेंस पे। समझ आ गया आपको? ओके, सो E is independent of R, ये बात याद रखना है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि E और R के बीच में ग्राफ बनाना है तो कैसा आएगा ग्राफ? कांस्टेंट। जब तक R छोटा रहेगा इस शीट की इंफिनिटी के सामने R जब तक बहुत छोटा है, जब तक इसकी जो एरिया है उसके सामने R की लेंथ जो है बहुत पास में है, पॉइंट है ना इसकी, ये बहुत इंफिनिटी तक फैला हुआ है, तब तक ये कांस्टेंट रहने वाला है। सो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अप टू विच टाइम E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। अगर R बहुत दूर गया और ये शीट जो है एक पॉइंट की तरह नजर आ रही है तो ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा, फिर ये इंफिनिटी वाला, ये वाला यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट नहीं रहेगी उसके लिए। ये याद रहेगा? ओके, सो आपका ग्राफ कैसा बना और इसकी वैल्यू कितनी है? इस जगह पे इसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ये कांस्टेंट है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट है वैल्यू, 2 कांस्टेंट है तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो हर एक जगह पे कितनी वैल्यू है इसकी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैक्सिमम हो चाहे कांस्टेंट है, याद रहेगा? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके कुछ स्पेशल केसेस हम लोग ले लेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या होता है। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये आपके सीबीएसई के एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, तो ये सीबीएसई के सिलेबस में है। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।